क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है, और ऐसी एक फिल्म जो बनी है उस टॉपिक पे, वो यकीनन हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को वो याद करना चाहिए कि एक इंसान पे जब उस पर अत्याचार हो तो क्या बीतती है। तो ये जो फिल्म बनी है, दिस इज टच द इमोशंस ऑफ ऑल पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। सो आई विल डेफिनेटली वॉच द फिल्म, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म इज सक्सेसफुल, and I feel that this is a time in India which was sad, which I think that people should look at carefully and remember. मैं वही हूँ जो आप पहले था, तो ये जानते हैं और वही रहने वाला हूँ, तो ऐसा मुझे उसमें मत बात हुआ। लेकिन ये सक्सेस किसकी है? मैं बताता हूँ सक्सेस किसकी है। आज मैं फ्लाइट में जब चल रहा था, तो जब हम लोग आ रहे थे, तो जो सिक्योरिटी वाला बाहर जो चेक, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा हो गया। आगे चल के जो जो बग्गी चलाते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे, वो लोग जो स्टारबक्स पे सामान बेचते हैं, एलीट लोग जो थे टाई सूट वाले, वो देखते थे, पहचानते थे, कुछ नहीं बोलते थे, पर ये लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो भाव था, जब बहुत लेट किसी के बच्चा हो तो जो खुशी होती है, एक असंभव चीज जब संभव हो जाए तो खुशी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है ये मेरी नहीं है, मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं तो आज के बाद प्लीज इस सफलता को मुझसे ना चुकाएं। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीजें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं, इसके पीछे बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं, आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है। एक आइडिया का टाइम आ गया था, उसको होना ही था। चूंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। और ये सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सक्सेस है टीकालाल टपलू जी, ये सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी, ये सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिन्हें अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से, ये सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं, युग लगता है। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में, देवेंद्र, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं चारों तरफ जब देखता था, वो एक बंजर जमीन, मैंने जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहाँ पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहां पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का कंठपाठ, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते, मेरे ख्याल से एक या दो वहां पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे, लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे जिनको मारा गया, आपने इसमें भी देखा। वो कहता है कि किसको मारा? संतोष टिक्कू, सतीश, मैं माफ करिए, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा? कहता हिंदू था। कहता हिंदू होना क्या कोई गुनाह है? कहता नहीं, आरएसएस का था। कहता आरएसएस का होना गुनाह है? कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नेशनल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ, क्या लिखा था दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में बता दूंगी, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक कश्मीर में ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है, और उससे लड़ते लड़ते जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंस गया। लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साहब,
हम जब रिसर्च कर 4 साल का इसमें रिसर्च, हम जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लेने के लिए बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी। फिर ट्विटर में इधर उधर कहीं लिटरेचर में ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज की। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कहीं हेट स्पीच तक नहीं। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में हैं, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में हैं, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं। और जिन्होंने जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर थे। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर तो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तुम ये हो तुम वो हो, पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया था कश्मीर कोई अलग जगह। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे कि जम्मू में बर्फ गिरती है तो क्या होता है? जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहाँ शूटिंग कर रहे थे जम्मू में बर्फ थी कि नहीं थी? वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती है। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही नहीं, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या। आज इस फिल्म के जरिए सबको ये पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं। ये उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज है, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है। और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उन्हें भी नॉलेज सेंटर बोला है। रोमन एम्पायर ने इसको नॉलेज सेंटर बोला था। ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है। और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे। इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करते थे। ये शिव और सरस्वती की जमीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है? बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की जमीन है, या अभिनव गुप्ता की जमीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहां की जमीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहां की जमीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ भरत ने लिखा उसकी जमीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी जमीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है।